नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो राहुल गांधी ने इंडी अलायंस के सभी घटक दलों को डिनर पर बुलाया था बीती शाम। अब सब पहुंच गए, लेकिन वहां उन्हें पता नहीं था कि राहुल गांधी उनकी क्लास लेने वाले हैं। जी हाँ, जैसे हमारे और आपके जमाने में एक ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, श्यामपट जिसको बोलते थे कहीं कहीं, और वहां मास्टर जी खड़े होकर के उससे डस्टर और वो लेकर के जो खड़िया टाइप होती थी उससे समझाते थे बच्चों को। और बहुत सारे बच्चे होते थे जिनकी समझ में आ जाता था, बहुत सारे बच्चे होते थे जो बैक बेंचर होते थे, उनकी समझ में नहीं आता था। बहुत सारे टीचर ऐसे होते थे जो हमारी पसंद के होते थे, कुछ ऐसे होते थे जिनमें हम लोग दिलचस्पी ही नहीं लेते थे। ये चाहते थे कि इनकी क्लास ना ही हो तो ज्यादा बेहतर है। कुछ कुछ वैसा ही माहौल राहुल गांधी के नई दिल्ली स्थित सुनहरी बाग के इनके नए आवास पर था, जो 2004 में सांसद चुने जाने के बाद इनको आवंटित किया गया था। डिनर वहां रखा गया। इससे पहले कभी भी राहुल गांधी के आवास पर इंडी गठबंधन के घटक दलों की बैठक नहीं हुई थी। ये पहली बार था जब राहुल गांधी के आवास पर इस मीटिंग को रखा गया। और मीटिंग भी क्या थी, मतलब डिनर होस्ट किया गया था। तो सब डिनर करने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि राहुल गांधी जो है वो उससे पहले दिन में बेंगलुरु में एक पूरा उपक्रम कर चुके थे, पूरा प्रहसन कर चुके थे। करीब 1.25 घंटे तक उन्होंने स्लाइड्स के जरिए वहां जमा मीडिया कर्मियों को, और चूंकि राहुल गांधी ने पहले ही उसका एक पूरा माहौल बना रखा था ये कह करके कि एक एटम बम हमारे हाथ लगा है, और वो एटम बम जो है जब हम चलाएंगे तो चुनाव आयोग का पता ही नहीं चलेगा कि वो कहाँ गया। तो सबकी दिलचस्पी थी कि भाई ऐसा क्या करने जा रहे हैं। तो बेंगलुरु सेंट्रल की एक विधानसभा सीट में उनका दावा है कि हमने पिछले 6 महीने पूरी कवायद की और उसमें जो फेक वोटर थे उनकी पहचान की। करीब 1 लाख वोटों की चोरी की है भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से मिलकर के। और ये भी कहा कि जो पात्र थे यानी योग्य थे उनके नाम हटा दिए गए, जो अयोग्य थे, अपात्र थे, उनके नाम मतदाता सूची में डाल दिए गए। एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश हुई कि जैसे भारतीय जनता पार्टी तो फेक वोटर्स बनवा करके मतदाता सूचियों में हेर फेर करके और चुनाव आयोग उनकी मदद करता है और इस तरीके से चुनाव जीत रही है। अब ये इत्तेफाक की बात है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का ये डाटा लेकर के आए 6 महीने के पसीने बहाने के बाद, वहां से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता है विधानसभा चुनाव में, और पिछले 3 बार से उसी का जीत भी रहा है। तो इसको क्या कहें, इसी बार घालमेल हो गया या पिछली बार भी घालमेल हुआ, ये जांच का विषय है। और ये सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने ही दावे किए हैं कि वहां तो कई बार से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अब इसका जवाब कांग्रेस दे कि वो कैसे जीत रही है, अगर जीत रही है तो। लेकिन एक पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश कि सब कुछ फेक तरीके से मैच फिक्सिंग के जरिए, जिसके बारे में इन्होंने लेख भी लिखा था। जब हरियाणा में भी ये हार गए, महाराष्ट्र में भी हार गए, और दिल्ली में तो 2013 से लगातार हार रहे हैं। झारखंड में बहुत छोटी भूमिका में रहे। जम्मू कश्मीर में तो इनके 90 के सदन में केवल 6 एमएलए जीत करके आए। और महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में चाहे जो इनको थोड़ी बहुत सफलता मिली हो, 13 सीटें के आसपास मिली, लेकिन विधानसभा चुनाव में तो बहुत बुरा हाल हुआ इनका भी, शरद पवार का भी, उद्धव ठाकरे का भी।
तीनों साथ मिलकर के लड़े थे। लोकसभा चुनाव में तीनों ने मिलकर के 30-31 सीटें जीत ली थी 48 में से। तो राहुल गांधी की समझ में ये बात नहीं आ रही है कि भाई आप कितने लंबे समय से चुनाव हारते आ रहे हैं। लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। बहुत सारे राज्यों के एक एक दो दो बार 3-3 बार चुनाव इनकी लीडरशिप में कांग्रेस हार चुकी है। 90 से ज्यादा विधानसभा चुनाव हार चुकी है। इसके अलावा इनकी समझ में ये भी नहीं आ रहा है कि बहुत सारे राज्यों में तो पिछले 30, 40 और 50 साल से इनकी सरकार ही नहीं बन रही है, इनका मुख्यमंत्री ही नहीं बन रहा है, और वहां कांग्रेस पार्टी लगभग गर्त में पहुंच गई है। राहुल गांधी बताएं इस देश को कि तमिलनाडु में इनका कब से मुख्यमंत्री नहीं है, उड़ीसा में कब से इनका मुख्यमंत्री नहीं है, झारखंड तो जब से बना है तब से इनका मुख्यमंत्री बना ही नहीं है। इसी तरीके से ये बताएं कि पश्चिमी बंगाल में इनका कब से मुख्यमंत्री नहीं है। 77 के बाद से इनका मुख्यमंत्री ही नहीं है। तमिलनाडु में भी इतने ही लगभग साल हो गए हैं। उड़ीसा में 2000 के बाद से इनका मुख्यमंत्री नहीं है। असम में 10 साल से इनका मुख्यमंत्री नहीं, केरल में 10 साल से इनका मुख्यमंत्री नहीं, हरियाणा में 11 साल से इनका मुख्यमंत्री नहीं, अब और 4 साल जुड़ जाएंगे, 15 साल हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में कब से नहीं है? 1989 के बाद से इनका मुख्यमंत्री नहीं बना है। नारायण दत्त तिवारी इनके आखिरी मुख्यमंत्री थे। बिहार में कब से नहीं है आपका मुख्यमंत्री? बिहार में भी 1990 के बाद से इनकी सरकार नहीं बनी है। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां इनके मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही थी, और 2018 में इनकी सरकार आई भी तो वो कुछ ही समय में 1-1.5 साल के भीतर गिर गई। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, और जब अगले विधानसभा चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। ये हाल है कांग्रेस पार्टी का, और ये अब चुनाव आयोग पर निशाना साधने के लिए जगह जगह डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे, और कभी जो विशेष पुनरीक्षण का काम चल रहा है मतदाता सूचियों का, उस पर सवाल खड़े करते हैं। और जो कुछ बेंगलुरु में इन्होंने मीडिया के सामने 1.25 घंटे तक कवायद की, उसका नतीजा क्या निकला? लोगों ने उसके बाद प्रतिक्रिया क्या व्यक्त की? अरे भाई, आप यही तो आरोप लगा रहे हो कि फेक वोटर बने हुए हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में, और यही काम तो बिहार में चुनाव आयोग करवा रहा है कि जिनकी मृत्यु हो गई है उनको मतदाता सूची से हटाओ, जो शिफ्ट हो गए हैं, मूल पते पर नहीं पाए गए हैं, उनके नाम भी हटाओ, जिनके 2 जगह मतदाता सूची में नाम है उनके नाम भी हटाओ। और अगर कोई विदेशी मूल का है, मान लिया बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, म्यांमार से आकर के यहाँ रहने लगा, उसने आधार कार्ड या अपना मतदाता पहचान पत्र बनवा लिया, राशन कार्ड बनवा लिया, उसको हटाओ। या कोई नेपाली आ गया जो यहाँ काम करता है और यहीं का उसने आधार कार्ड और मतपत्र बनवा लिया है, मतदाता पहचान पत्र बनवा लिया, उसका हटाओ। तो कौन सा पाप कर रहा है चुनाव आयोग? लेकिन ये इसको मुद्दा क्यों बना रहे थे? और यही बात ये बेंगलुरु की उस विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूचियों को सामने रख करके, और पूरा एक जो कहते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन पर्दे पर दिखा रहे थे, चार्ट वगैरह बना करके। आजकल होता है ना कि बहुत सारी कंपनियों में कुछ लोगों को बुलाया जाता है, अपने स्टाफ को, अपने अधिकारियों को मोटिवेट करने के लिए या ट्रेनिंग के लिए उनको बताते हैं स्पेशलिस्ट आकर के, तो वो इसी तरह का काम करते हैं जैसे राहुल गांधी ने बेंगलुरु में किया है। बहुत सारी स्लाइड्स बनवा ली और बनवा करके और टेबल पर एक इतना बड़ा जो है वो गड्ढा रख लिया मतदाता पहचान पत्रों का या सूचियों का,
और फिर उसको लहराते हुए कैमरों पर कह रहे थे कि बहुत धांधली हो रही है और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के ये सब गड़बड़ी पूरे देश में कर रहा है। तो 2014 तक तो सब केंद्र में आप ही की सरकार थी और वो 2004 से लेकर के 2014 तक थी। तो तब भी आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार क्यों नहीं बनी, बिहार में क्यों नहीं बनी, पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं बनी, उड़ीसा में क्यों नहीं बनी, तमिलनाडु में क्यों नहीं बनी? बहुत सारे राज्यों में आपका ना कोई लेना एक ना देना दो रह गया है। आपके वोट प्रतिशत जो हैं वो एक अंक में सिमट गए हैं, दो अंकों तक भी नहीं है। आपकी सीटों का भी यही हाल है बहुत सारे प्रदेशों में। तो भाई आप किसको, किसकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं? एक नया इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चुनाव आयोग की जो साख है उसको संदिग्ध बनाया जा सके, उसको सवालों के घेरे में खड़ा किया जा सके। और इसके पीछे असल मंशा क्या है? उमर अब्दुल्ला, कीर्ति आजाद, अखिलेश यादव, शरद पवार ऐसे कई इंडी अलायंस के घटक दलों के नेताओं ने ये सवाल खड़े किए थे कि भाई 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस ने एक भी बैठक नहीं बुलाई है इंडी गठबंधन की, तो क्या ये अस्तित्व में है या नहीं है? और अगर है तो बैठकें क्यों नहीं हो रही हैं? तभी तो ये सवाल खड़ा हुआ था कि ममता बनर्जी को ही इसकी कमान सौंप दो। अगर आपसे नहीं चल पा रहा है, आप अगर नेतृत्व कर पाने में अक्षम हैं, तो ममता बनर्जी को सौंप दो। वो भी नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल निकल गए थे इसमें से, ममता बनर्जी भी लगभग आउट ही है। उन्होंने तो लोकसभा चुनाव में ही अपने को अलग कर लिया था ये कहते हुए कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस जिन दो सीटों पर, एक मालदा की और एक बहरामपुर की, वहां से अगर लड़ना चाहे और बाकी की 40 सीटें हमारे लिए छोड़ना चाहे तो वो आ जाए। और जब कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं हुई कि 42 में से केवल 2 ही सीटों पर लड़ने का ऑफर दे रही हैं ममता बनर्जी, तो सब अलग अलग लड़े और नतीजा अधीर रंजन चौधरी भी हार गए। कहने का मतलब ये है कि जिस इंडी अलायंस के अस्तित्व के होने पर ही सवाल उठने लगे थे, अब फिर से उसको झाड़ पोंछ करके राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और कांग्रेस के जो भी रणनीतिकार हैं, वो फिर से सबको असेंबल क्यों कर रहे हैं, सबको इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? और ये इस लोकसभा सेशन के मौके पर ही क्यों याद आया कि भाई फिर से, क्योंकि सबके सिर पिट रहे हैं तो सबको इकट्ठा कर लो। इनको लगता ये है, इससे पहले भी वैसे तो सबको ज्ञान हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में एक झटका जरूर लगा है, एक आघात जरूर लगा है कि वो इंडिपेंडेंटली पूर्ण बहुमत से 32 सीटें दूर रह गई। लेकिन उसके बाद इन लोगों को एहसास हुआ कि प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही बन रहे हैं और बन गए हैं। और वो पहले जो 10 साल थे उनके, जब पूर्ण बहुमत अकेले भारतीय जनता पार्टी का ही था, जितनी मजबूती से काम तब कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा मजबूती से काम इस बार कर रहे हैं। इस बार तो वक्फ बिल ले आए और उसको पारित भी करा लिया, दोनों सदनों से पारित करा लिया, राष्ट्रपति की मोहर भी लग गई। उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में भी वो लिंगर ऑन हो रहा है मामला, सुनवाई उसकी हो रही है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है। तो इनको लग ये रहा है कि लोकसभा चुनाव में जरूर इनको थोड़ा सा आघात लगा, लेकिन उसके बाद जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें से 3 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और प्रचंड बहुमत के साथ बनी है। दिल्ली में भी प्रचंड बहुमत मिला है, महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी उतना बहुमत मिला जितना अब से पहले कभी नहीं मिला, ना 2014 में ना 2019 में। 48 सीटें आई इस बार। तो चुनाव आयोग को संदिग्ध बनाओ, हल्ला मचाओ, मतदाता सूची में ये हो रहा है, मतदाता सूची में वो हो रहा है,
ये छेड़छाड़ हो रही है, ये मैच फिक्सिंग चल रहा है। लोग इनसे सवाल पूछते हैं कि आप रायबरेली से और वायनाड से जीत करके आए, लगभग 4 लाख के मार्जिन से जीत करके आए। तो अगर चुनाव आयोग के जरिए मोदी सरकार अगर हरवाने पर ही आमादा होती है मुखालिफ पार्टियों को, विरोधी पार्टियों को, तो आपको भी तो हरवा सकती थी। तो आपकी 4 लाख से जीत कैसे हो रही है? कोई जवाब नहीं। फिर इनकी बहन जी इनकी जगह जीत करके आई वायनाड से, वो कैसे जीत गई? इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर चुनाव आयोग को मोदी जी मैनेज कर रहे हैं और चुनाव आयोग उनके इशारे पर ही काम कर रहा है, अगर मतदाता सूचियों में इतना ही हेरफेर हो सकता था, तो वाराणसी में इस बार मोदी जी की मार्जिन जो है वो 1.5 लाख क्यों रह गई घट करके? वो तो 3-3, 4-4 लाख के अंतर से जीत रहे थे। इस बार 1.5 लाख पर क्यों आ गई उनकी हार जीत का अंतर? इसके अलावा इससे भी बड़ा सवाल, भारतीय जनता पार्टी अगर मैनेज ही कर रही है सब कुछ, ईवीएम भी, चुनाव आयोग भी, चुनाव आयुक्तों को भी, मतदाता सूची को भी और फेक वोटर बनवा करके भी, तो वो 272 सीटें क्यों नहीं ले पाई? 240 पर क्यों अटक करके रह गई? तो ये जानबूझ करके और राहुल गांधी के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि जिस कदर लोकप्रियता नरेंद्र मोदी की इस समय है और खास तौर से पहलगाम की घटना के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद से, और जिस तरह का पराक्रम हमारी सेना ने दिखाया है और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, तो एक नए चरम बिंदु पर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है। और 2029 से पहले तो ऐसा बहुत कुछ होने वाला है, जैसे डिलिमिटेशन का काम होगा, नए सिरे से सीटों का निर्धारण होगा। जो नई पार्लियामेंट बनी थी उसमें करीब 800 सीटों का की व्यवस्था की गई है लोकसभा में, यानी सीटें बढ़ेंगी, महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा विधानसभाओं में भी और लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, दूसरी जगहों पर भी, यानी बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। और जो ये एसआईआर का काम चल रहा है, यानी मतदाता पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है सूचियों का, कि गलत नाम है, फेक नाम है, जो मर गए हैं उनके भी नाम चल रहे हैं, या 2 जगह जिनकी मतदाता सूची बनी हुई है उनको हटाओ, क्योंकि उनका सबसे ज्यादा फायदा किसको मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रहा है, इन्हीं लोगों को मिल रहा है। तो पेट में खदबदाहट है, परेशानी है। इसलिए फिर से सबको एकजुट करो, सबके सिर जुटाओ, कानाफूसी करो कि भाई मर जाएंगे अगर हल्ला नहीं मचाएंगे, और जो संवैधानिक संस्था है यानी चुनाव आयोग, जिसके कंधों पर एक बड़ा दायित्व है और जिसकी बड़ी साख हुआ करती थी, उसको चौपट करो, उसको कटघरे में खड़ा करो, उसको विवादों में घसीटो, अराजकता का माहौल पैदा करो। तो ये 2029 से पहले सड़कों पर बार बार उतर करके अराजकता का माहौल पैदा करेंगे, पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे, ये आप तय समझिए। और 11 अगस्त को ये कह रहे हैं कि सारे इंडिया अलायंस के जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पदाधिकारी हैं, वो सब संसद से लेकर के चुनाव आयोग के मुख्यालय तक मार्च निकालेंगे, यानी शुरुआत 11 अगस्त से होने जा रही है। इसके लिए ही राहुल गांधी ने अपने यहाँ ये डिनर होस्ट किया था, और वहां के जो दृश्य और विजुअल्स आए हैं उसमें कई नेता तो बड़े अनमने ढंग से बैठे हुए थे। देखना दिलचस्प होगा कि जो कांग्रेस अलग अलग राज्यों के क्षेत्रीय दलों के कंधों पर बंदूक रख करके मोदी सरकार पर निशाना साधने की कोशिश कर रही है, ये कंधे कब तक इनके साथ रहने वाले हैं। क्योंकि अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की कब्र खोदने का काम इन्हीं क्षेत्रीय दलों ने कर रखा है, और ये क्षेत्रीय दल नहीं चाहते हैं कि उन राज्यों में कांग्रेस पनपे और फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो। यानी इंडी अलायंस जो है वो तमाम तरह के
अंतर विरोधों के बीच मोदी सरकार का विरोध करने के लिए एकजुट हो रखी है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।